तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हमने कल अपनी ईवीएस क्लास 4th का चैप्टर 1 देखा था, चलो चलें स्कूल। आज हम इसका सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है कान कान में। तो जो कान कान में चैप्टर है, इसमें है क्या, इसमें मतलब बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो कि हर किसी जानवर को जो कान है हर किसी जानवर के, वो एक दूसरे से अलग करके लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये था इसका। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिनके कान नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर चित्र में देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान देखे हैं? ठीक है, इन लोगों के क्या आपने कान देखे हैं, ये जो ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं? और इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था फिलहाल। ये चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले पॉइंट उसे देखना है। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जैसे कान दिखाई देंगे, छेद जैसे होते हैं उसके कान। ठीक है, और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जिन्हें लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं वो। ठीक है, तो ये था। अब आगे देखते हैं। ये है मेन पॉइंट। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये इस तरह से पॉइंट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जिसके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है नंदू हाथी। इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नंदू नींद से जागा था। एक नंदू छोटे हाथी की कहानी बताई गई है। उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा वह स्लेटी भूरे पेड़ के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। मतलब कि वो उसकी अम्मा थी जिसके पास वो था, और उसके चारों तरफ जो उसे जंगल दिखाई दे रहा था ना, स्लेटी रंग का, तो वो उसके जो परिवार और उनके जो साथी थे, उनके पैर और सूंड थे। ठीक है, क्योंकि नंदू छोटा था तो वो भी छोटा था, इसलिए उसे नीचे नीचे का दिखाई दे रहा था, नीचे नीचे उसने सिर देखा था। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। ये देखते हैं। जंगल पहुंचते ही झुंड बिखर गया। वे अब सभी अपने अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां नदी के किनारे मिट्टी में लेट गईं। अब ये है हमारा काम का पॉइंट, ये हमारे लिए देखना है। ये देखिए, क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भी बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, और वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट हमने देखे हैं वो ये हैं कि एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, गर्मी लगने पर अपने कानों को हिलाकर हवा कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाकी ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब ये है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी हाईलाइटेड एरिया है ना, ये समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम पढ़ेंगे अब यहाँ से यहाँ तक। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। पॉइंट है ना, ये हाथियों के झुंड में कौन रहता है? हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की बुजुर्ग, जो झुंड में सबसे बुजुर्ग सबसे बूढ़ी हथनी होती है, वो ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, जो हथनियों के जो बच्चे होते हैं, अगर वो हाथी हुए तो वो 14 से 15 साल तक रहेंगे उनके साथ, और उसके बाद वो झुंड छोड़ देंगे, अपना अलग रहते हैं, ठीक है। और अगर उनकी हथनी होती है तो क्या होता है, वो हथनी उन्हीं के साथ रहती है, ठीक है, ऐसा है। और इसी तरह जो नंदू है, नंदू भी हाथी है, तो नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो झुंड छोड़ देगा और अकेले रहेगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम पॉइंट। हाँ जी, तो इसमें इतना ही था। अब आती है कहानी, अमृता की कहानी। अमृता की कहानी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। अमृता पेड़ों से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, ये सब इसका में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यह बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी, और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में रहती थी। खेजड़ली गांव में रहती थी, जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। अब ये जो वर्ड है ना खेजड़ी, ये क्या है, इसको हम नीचे भी डिस्कस करने वाले हैं। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते और हम उनके बिना। तो ये रहा इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। उसके जो दोस्त थे पेड़, उनसे खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती थी, दोस्त, तुम सुंदर हो, ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। ठीक है। तो उसके बाद अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों के भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे भी घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला वे राजा के आदमी हैं। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल में चाहिए थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना अपनी जान चली जाती। उसने कुल्हाड़ी के एक वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। मतलब उनकी जो कुल्हाड़ी थी उसने वार कर दिया और जिससे अमृता का पैर कट गया और अमृता के पैर से खून बहने लगा। वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ों को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को ये पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर खेजड़ी क्या है। तो जो खेजड़ी है देख लेते हैं, ये भी पॉइंट ना इम्पॉर्टेंट है। देखा, मैंने बताया था ना कि जो 3rd क्लास की बुक है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी 4th और 5th क्लास की बुक है, और इनमें भी 4th क्लास की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ से पॉइंट देखने को मिलते हैं और यहीं से क्वेश्चंस भी निकल कर आते हैं। तो जो खेजड़ी है, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है
और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। अब देखो, एक पेड़ है लेकिन कितने सारे फायदे हैं। पेड़ को कीड़ा नहीं लगता, पानी बहुत कम लगता है, इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है, पेड़ की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, और पत्ते जानवर खाते हैं, और इसकी छाया जो होती है उसमें बच्चे खेलते हैं। कितना ज़्यादा मतलब यूज़फुल है ये, है ना। तो ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? खेजड़ी। इसका नाम है इस पेड़ का खेजड़ी। और ये मतलब जिस गांव में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ हैं उस गांव को कहते हैं खेजड़ली। ठीक है। अब हम देखते हैं एक चैप्टर, अनीता की मधुमक्खियाँ। और आज बस हम यहीं तक चैप्टर करेंगे, मतलब चैप्टर हमारा ये 4 है, बस यहीं तक करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले के वोचाहर गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल में के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का भी काम करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। मतलब माँ पिताजी इनके पसंद नहीं करते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं। चलो, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। मुझे पता नहीं है कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में तो बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। ठीक है, देखते हैं। हाँ, एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद ना आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना, मतलब ये कि इन्होंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो जो बच्चे और लड़के जो पढ़ाते थे गांव में, उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना शुरू किया कि वो उनकी क्लास को छोड़ दें। ठीक है, और उनके पास पढ़ने जाने लगे। तो कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए। 2 बच्चे जो थे वो छोड़कर चले गए थे और सबने धीरे धीरे आना इनका बंद कर दिया था। लेकिन बाद में बाकी बच्चे जो थे वो इनके सब लोग लौट आए, क्योंकि ये बहुत प्यार से पढ़ाती थी। ठीक है, जो पॉइंट है सबसे बड़ा वो ये है सबसे बड़ा पॉइंट। RTE क्या है? ठीक है, RTE एक्ट 2009। सबसे पहली बात तो ये आ जाता है कभी कभी कि RTE अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 2009 में किया था। ये डेट लिखी हुई है 2009। इसका नाम ही है RTE एक्ट 2009। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये लिखा जाता है RTE, और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये आती है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी फुल फॉर्म आ जाएगी, कभी आपसे डेट पूछ लिया जाएगा, कभी पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा होती है वो दिलाता है RTE। ठीक है, ये था। अब देखते हैं मधुमक्खी पालन। यहाँ तो ये देख लिया, अब मधुमक्खियों के बारे में थोड़ी बात। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी के सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ये मधुमक्खियों का अंडे देने का समय क्या होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये देखिए,
मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय इंतज़ार किया, बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्तों को सफाई करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सितंबर का महीना था। अब मक्खियाँ कब होती हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई थीं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। इसमें मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। ठीक है, मधुमक्खियों के बारे में जो ये गर्ल है इसको ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था। ठीक है, अब ये है, गांव के सभी लोग उसे पहचानते थे। वह गांव में सभी बैठकों में जाती थे, लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, ये देख लीजिए। कहाँ गया? ये है, हर छत्ते में, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला। वेट, घर पड़ोस में ना कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। ये देख लेते हैं पॉइंट। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। ठीक है, और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, मतलब कि एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, वो अंडे देती है, और जो नर मक्खी होती हैं वो भी होते हैं, कुछ होती हैं नर मक्खियाँ इसमें। और जो बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं, फूलों से रस ढूंढती हैं। जब इन्हें रस मिल जाता है तो ये खास तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ, इससे रस मिल गया है, कि रस कहाँ है ये पता चल जाता है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। अगर ये ना हो तो छत्ता भी ना बने और शहद भी इकट्ठा ना हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, यानी नर मक्खी कुछ नहीं करती हैं। कुछ मजदूर मक्खियाँ होती हैं, वो सब काम करती हैं, जैसे कि छत्ता बनाना, शहद बनाना और मतलब रस को ढूंढना, ये सब करती हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका। मधुमक्खियाँ की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। ठीक है, और सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ये रहा ये चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। हमने आज बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना रिवीजन और तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।